to the Hot Mic, our special on the Big Bihar Election 2025, where we are bringing you all the faces that matter in Bihar. एक सत्तात्मक पक्ष को चुनौती देने के लिए, एक आक्रामक सत्ता पक्ष को चुनौती देने के लिए विपक्ष के पास कुछ ऐसे चेहरे हैं जो यदि संसद में ना नजर आए तो संसद की हर डिबेट फीकी सी लगती है। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं उनके लिए ये पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो प्रोफेसर साहब हैं जिनकी बात ना सिर्फ पटना में सुनी जाती है बल्कि दिल्ली में भी गूंजती है। मैं बात कर रही हूँ राजद एमपी मनोज झा जी की, जो ना सिर्फ प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने स्ट्रगल करना सिखाया है बल्कि पढ़ाया भी है, और उसके बाद अब ना सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि अक्रॉस पार्टी लाइंस बड़े बड़े नेता अगर सुझाव के लिए किसी को मानते हैं तो वो मनोज झा जी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए। महागठबंधन बनाम एनडीए, बड़ी तगड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है, तमाम तरीके के वादे हैं, चुनौतियां भी हैं। आप बताइए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा गुंजायमान हैं जनता के बीच में? देखिए, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको कहूंगा, ये चुनाव कई दृष्टिकोण से अद्भुत है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूं कि मैं तो कई वर्षों से चुनाव देख रहा हूं। मैं समझता हूं 18-20 वर्षों तो इस पार्टी से, उसके पूर्व भी बिहार का चुनाव देखा। संभवतः 2020 के बाद पहली बार नौकरी, रोजगार, जॉब्स बिहार के इलेक्टोरल डिस्कोर्स में आया, चुनावी विमर्श में आया। पलायन का मुद्दा उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है जी। और एक रीजनल इम्बैलेंस का मुद्दा भी, जिसको हम कहते हैं असंतुलित क्षेत्रीय विकास, ये सारी चीजें एक पैकेज के अंदर की हैं। इसको एड्रेस करना शुरू किया तेजस्वी जी ने 2020 में, और 20 के बाद हमारी सरकार 7 सीटों से नहीं बनी थी। खैर, बीच में 17 महीने हमें सरकार में रहने का मौका लगा, चूंकि नीतीश जी की पार्टी को निगलने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, ऐसा उन्होंने बताया था जब हमारे पास आए थे। तो 2 चीजों में तेजस्वी जी ने फ्री हैंड मांगा था कि अगर मैं आपके साथ रहूंगा तो मुझे नौकरी के में एक लंबी लकीर खींचने दीजिए, और दूसरा कास्ट बेस्ड सर्वे। दोनों ही चीजें हुई और उसने बिहार के मिजाज को बिल्कुल बदल दिया। कोने कोने में बच्चों ने बोलना शुरू किया, जिनकी उम्र जॉब की नहीं थी, वोटिंग की नहीं थी, वो भी कहते थे नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब तेजस्वी। तो मैं समझता हूं वो धारा जो 20 से चली थी वो 25 में आकर के एक आकार ले चुकी है, और उस धारा के अंदर कई सारे सवाल हैं जो आम बिहारी अंतर्मन को झकझोर रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं, गृह मंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार अब गुजरात को जो नजर मिलती है वो चाहता है। ये नहीं कि निवेश बिहार गुजरात में और श्रमिकों का प्रवेश बिहार से, ये निवेश और प्रवेश की जो विडंबना है, जो उल्टी परिपाटी है, हम इसको एक आम बिहारी इसको खत्म होते देखना चाहते हैं। ये इस चुनाव की मैं जो कहूंगा कि महागठबंधन और तेजस्वी जी का हासिल है बिहार की जनता के साथ। ये आपने पहले भी इस बात को उठाया भी, आपने गुजरात से कंपैरिजन कई बार किया, मैंने देखा आपके बयानों को, और आपने कहा कि बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। आपने एनडी के संकल्प पत्र के रिलीज होने के बाद भी यही बात की, ऐसा क्यों? देखिए, 2 चीजें ध्यान में रखने की। मैंने अभी एक अंग्रेजी पाक्षिक है, बहुत पढ़ा जाता है, शायद एकमात्र पाक्षिक बचा है पूरे देश में। मैंने लंबा तकरीबन एक एकेडमिक राइटिंग सा किया बिहार के बारे में। एक औपनिवेशिक शासनकाल से बिहार को देखने का जो तरीका था, वो सरकारें बदली, आजाद हिंदुस्तान में भी कमोबेश, कभी थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन कमोबेश उपनिवेशवाद की नजर से ही बिहार को देखा गया कि बिहार से लोग पलायन करेंगे, बिहार से जाएंगे, मतलब बंबई को बनाएंगे, होशियारपुर को बनाएंगे, हरियाणा में कई जगहों को बनाएंगे, लेकिन बिहार और बिहार के सपने बिखरते रहे। उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि जब हम ये बात कहते हैं तो गुजरात से ईर्ष्यावश नहीं कहते। गुजरात तो बापू का स्टेट है, गुजरात सरदार पटेल का स्टेट है। मोदी जी और अमित शाह जी से गुजरात की पहचान नहीं है।
मतलब वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे, ये नरसिंह मेहता से गुजरात की पहचान है बापू को लेकर के। मैं समझता हूँ कि उस दृष्टिकोण से बिहार ने सोचना समझना शुरू कर दिया है और कमोबेश चुनाव के नतीजे में उसका परिलक्षण होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है मनोज जी कि आज इस चुनाव के अंदर जहां इतने सारे मुद्दे हैं, आखिर क्यों एनडीए के पास जंगल राज के बार बार बोलने को, जंगल राज का बार बार बोगी उठाने को एक मौका मिल जाता है? एक बात कहूँ, अफसोस होता है मेरे प्रधानमंत्री पर, मेरे गृह मंत्री पर, मेरे तमाम उन नेताओं पर। 20 वर्ष से आप हो, आप जंगल राज बोल रहे हो। पहले थोड़ा पता कर लो जंगल राज की उपमा क्यों दी गई थी। वो लालू जी राबड़ी जी के रेजिम को लेके नहीं थी। कैसे? वो थी पटना हाई कोर्ट ने पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कूड़े के एक ढेर के बारे में टिप्पणी की थी। आपने उसको, क्योंकि आपके पास एजेंसी है, मीडिया है, पीआर हायर करते हो। लालू जी ने कभी पीआर एजेंसी हायर नहीं की, उनके बेटे ने भी नहीं की। वो जानते हैं कि जब जब सत्ता का व्याकरण 90 में बदला तो जो उस व्याकरण से पदमुक्त हुए उन्हें बहुत चुभा, स्वाभाविक है, चुभेगा भी। लेकिन उनकी चुभन से जंगल राज नाम के शब्द को मीडिया के एक वर्ग ने, और जिसको मैं अभिजात्य वर्ग और उनकी शैली मानता हूँ, उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर 20 वर्ष के बाद आके ये बात कपोल कथाएं सुनाते हैं, ठीक उसी वक्त दुलारचंद यादव की हत्या होती है, उससे एक दिन पूर्व सिवान में हत्या होती है। उसके एक जी गए हैं वहां पे प्रचार सुन ली, हाँ, उसका हमने फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च किया चुनाव आयोग में ललन सिंह जी के बयान पर, जिसमें वो पहले तो कह रहे थे कि अनंत बाबू बन जाओ सब, फिर कह रहे हैं लोगों को घर से निकलने मत देना। वो ये भी कह रहे हैं कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री तक बात नहीं पहुंची। किस बात का डर है आपको? सांसद कुछ ले लेंगे ललन सिंह, आपकी सरकार गिर जाएगी? देश के प्रधानमंत्री को इतना असुरक्षित नहीं महसूस करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर इस देश में जंगल राज कहीं है तो 2 वर्षों से ज्यादा से मणिपुर में है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? माय होम मिनिस्टर, माय प्राइम मिनिस्टर। तो आईना रख करके बोलना चाहिए ना। हम तो कभी इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं करते। आप जंगल राज के बाद आकर के और स्तर गिराते हो, कहते हो कट्टा, क्रूरता, कपट। माने तुकबंदी बिठाने के चक्कर में टेलीप्रॉम्प्टर पर लोग न जाने आपको क्या लिख लिख के दे देते हैं और आप अपने पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखते। क्या ये उचित है? मैं ये सवाल प्रधानमंत्री जी को छोड़ता हूँ, उनके विवेक पे, कि देश के इतने प्रधानमंत्री हुए, क्या किसी ने भी भाषाई विमर्श को इस स्तर पर लाने की कोशिश की? मेरी बात तमाम भाजपा के भी नेताओं से हो रही है और मैंने उनको भी ये सवाल दागा कि अनंत सिंह के बारे में जो कुछ भी हुआ, तो मैंने ये भी उनसे पूछा कि भाई क्या अगर जंगल राज की बात आप करते हैं तो अगर आज के समय, वो भी चुनावी समय में ऐसा हो रहा है, तो क्या यही उस समय की याद नहीं दिला रहा है? तो उनका एक बड़ा स्पष्ट एक बयान ये रहता है कि अब इस पर एक्शन होने लगा है कि अगर अनंत सिंह ने कोई घटना की, उसके अगर जिम्मेदार वो हैं तथाकथित रूप से, तो उनको जेल में डाला गया। ऐसा लालू यादव जी की रजीम में नहीं होता था, ये उनका कहता है। वो तो खुद लालू जी को जेल में आप रखा गया। मतलब आप लोग काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं पूछती हैं? ये पूछती ना कि उस दौर में कौन जेल में नहीं गया था भाई? नहीं, उस दौर में साधु यादव जैसे नहीं, आप सुनिए तो, केस हुआ हो, जेल ना हुई हो तो एक उदाहरण दो। अभी तो गूगल का जमाना है, अभी मेरे सामने गूगल करिए, सब बता देगा। नहीं, मैं ये परसेप्शन बिल्डिंग कौन कर रहा है? मैंने कहा अभिजात्य, इससे इनकार मत कीजिए। अब परसेप्शन बिल्डिंग की गई डेलिबरेटली, एक मिसगिविंग क्रिएट किया गया और उसके पीछे जो सोच थी वो सोच रिस्पॉन्सिबल है। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं, उनके जो लोग उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जरा देख लो कितने क्रांतिकारी लोग हैं। कौन जेल पे में गया था, कौन बेल पे है, किस पे मर्डर चार्जेस है, क्या क्या नहीं है। अनंत सिंह बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उनके सापेक्ष भी अगर हम देखें तो वीणा देवी जी हैं, कहीं ना कहीं वो सूरज भान जी की पत्नी है। बाईपास करने का मैं आपको सीधा कह रहा हूं, क्या हमने ललन सिंह जी की तरह बयान दिया कि सब कोई फलाना देवी बन जाओ, घर से निकलने मत देना? ये फर्क समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, ये फर्क समझ में आ रहा है। खास करके मैं कह रहा हूं कि जो सबाल्टर्न धारा है जी, वो धारा
सब देख रही है गौर से कि सत्ता को किस प्रकार सत्ता पे काबिज होने के लिए तमाम षड्यंत्र का, तमाम तंत्र का सहारा लिया जा रहा है जी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं शिकायत किससे करूं? देश का प्रधानमंत्री ही जब आकर के वो तस्दीक करते हैं, जब इस तरह की जुबान बोलते हैं, तो फिर शिकायत किससे होगी? प्रधानमंत्री जी ने कहा, बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि कट्टा रख करके कांग्रेस से तेजस्वी यादव जी ने जो है खुद को आप एक काम सीएम करिए, फेस ये आपका फोन है ना, जी। गूगल करिए कि इस तरह का बयान देश के किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले दिया है। गूगल कर लीजिए। नेहरू जी से लेकर के अटल जी, मनमोहन जी, बाकी को छोड़ दीजिए, कईयों से विरोध हमारा रहा, कभी किसी ने इस स्तर की बातचीत की? अपने आप में ये सबक है कि प्रधानमंत्री जी आप देश को, और जब कट्टा रख करके सीएम का पद चोरी किया, एक तो मन के स्क्रिप्ट राइटर को ये बताऊं कि जब कट्टा लोग रखते हैं ना तो चोरी नहीं करते हैं, डकैती करते हैं। कट्टे से चोरी नहीं होती है, नंबर एक। नंबर दो, 2013 में बीजेपी की एक बड़ी राष्ट्रीय बैठक हुई थी गोवा में। उस समय में आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा जी। उस समय कौन से सार्वजनिक कट्टे का इस्तेमाल हुआ था कि मोदी जी ने सत्ता हथिया ली, कुर्सी हथिया ली? जब आप मैं कह रहा हूं, आईना बड़े काम की चीज है। जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर रखते हैं, साथ में एक आईना भी रखिए, फायदा होगा उससे। जी। भाषा की आपने बात की, लेकिन इसके पीछे का जो संदर्भ है उस पर मैं आती हूँ। प्रधानमंत्री जी के कहने का एक चोट उन्होंने इस बात पे की कि कहीं ना कहीं विपक्ष में एकता नहीं थी, और ये हमें देखने को भी मिला फ्रेंडली फाइट जिस तरीके से हुई। क्या ये माना जाए कि वो समय जो था, एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था, एसआईआर के बाद आपकी एक वोटर अधिकार रैली निकली थी, सारी तमाम चीज़ें थी, एक माहौल बना हुआ था। आपको नहीं लगता फ्रेंडली फाइट की वजह से एक बहुत समय आपने खो दिया? देखिए, एक बात कहूँ आपको जी। ये दिल्ली के मीडिया के लोगों के लिए फ्रेंडली फाइट होगी। जिस दिन चुनाव आ जाएगा ना, मसलन परसों फर्स्ट फेज का है, तमाम उन सीटों पर लोग तय कर लेंगे कि कौन एनडीए के उम्मीदवार को हरा रहा है, वोट चला जाएगा। समझ गई? वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही, वो सारी चीजें अब इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन उससे नुकसान नहीं आपको? नहीं, हमारी फ्रेंडली फाइट को तो आप पता चल गया आपको। और वहां जो अनफ्रेंडली फाइट फ्रेंडशिप के अंदर हो रही है, लेकिन वो मैनेज बड़ी जल्दी कर लेते हैं। आपको चुनाव के नतीजे बता देंगे कितना मैनेज किया उन्होंने। अच्छा। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, यहाँ आके बैठे हुए हैं, मिथिला हाट में भोजन कर रहे हैं, देश के बाकी हिस्सों की चिंता नहीं है। पहलगाम हो गया, मणिपुर हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी चीजें चुनाव नतीजों में आ जाएंगी। जी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से एक मैसेज पहुंचा ग्राउंड पर, उसमें एक लोगों के बीच में भी एक टीस आए कि भाई 20 साल से कोई सीएम है और इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा नहीं कि नहीं, हम लोग भी जा रहे हैं जगह जगह, लेकिन वो मौका विपक्ष के पास इतना अच्छा था जो नहीं, खो दिया। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। जी। कायदे से मैं कहूंगा कि जी। अगर और बेहतर होता तो बेहतर होता, जी। लेकिन जब नहीं हुआ, लेकिन जनता ने उसको रिजॉल्व किया, हमारी लीडरशिप ने रिजॉल्व किया, और आपको चुनाव नतीजों में इस तरह की कोई विसंगति नहीं दिखेगी। आपने इलेक्शन कमीशन को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा कि जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि दी गई सत्ता पक्ष के द्वारा, वो एक तरीके से एक ब्राइब है और गलत है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तेजस्वी जी को भी एक प्रॉमिस करना पड़ रहा है कि आपको जनवरी 14 को मिल जाएगा। नहीं। आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी थी? जी। मेरी चिट्ठी पढ़ी होगी तो मैं इंटेंट पे सवाल नहीं कर रहा था, टाइमिंग पे आपने, जी बिल्कुल, आपने कहा चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ दस्तूर होते हैं, कुछ रिवाज हुआ करते हैं जो पहले फॉलो होते थे। चुनाव आयोग के किसी भी फाइनेंशियल डिसबर्समेंट को विथ होल्ड किया जाता था टिल द इलेक्शंस आर ओवर। अभी भी तेजस्वी जी ने जो प्रॉमिस किया है वो 14 जनवरी का कि हम सरकार में आएंगे। उसके तकरीबन एक महीने बाद मकर संक्रांति के अवसर पर, चूंकि महिलाओं की ये मांग थी कि हमें एक मुश्त अगर एक साल का मिल जाए तो उससे हमें अपनी छोटी छोटी चीजों को एड्रेस करने में सुविधा होगी। तो दोनों में फर्क है। अभी आज मैसूरा की एक भूतपूर्व मंत्री जी कह रही थी कि चिट्ठी उन्होंने भी मेरी नहीं पढ़ी होगी कि रुकवाने के लिए उन्होंने, नहीं साहब, आपकी तो पूरी योजना हमारे दबाव में आई। आप तो 20 बरस, 1 करोड़ जॉब, नहीं 20 बरस से आप थे,
जब तेजस्वी जी ने पिछले बरस चुनाव के पहले नहीं कहा, उन्होंने 1.25 साल पहले उन्होंने माई बहन मान योजना की घोषणा की थी, तो आपको जमीन से आवाज आने लगी, तेजस्वी जी के पक्ष में गोलबंदी होने लगी, तो आपने वन टाइम 10,000 किया, कोई निरंतरता की कहानी नहीं, कोई उसमें जैसे तेजस्वी जी के स्कीम में उद्यम के लिए अतिरिक्त सहायता प्रोवाइड करने की बात है, इस तरह का कोई ब्लूप्रिंट आपके पास नहीं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर की बात होती है, एनडीए के तमाम नेता जो है रेवड़ी कल्चर की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आ जाता है तब रेवड़ियां ही काम आती हैं। नहीं, रेवड़ी शब्द प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया था संभवतः जी और मैं इससे घोर असहमति व्यक्त करता हूँ। जी प्रधानमंत्री जी की समझ से भी, इस शब्द के उपयोग से भी, एक वेलफेयर स्टेट में आम आवाम के नागरिकों के अधिकार होते हैं, उनके पास जो भी पहुंचता है वो अधिकार सम्मत है, उसके लिए उन्होंने पैसे दिए हैं। जितना अडानी अंबानी टैक्स पेयर है, उतना ही एक गरीब गांव का आदमी, हमारी बहन जो माचिस की तीली खरीद रही है, वो भी टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर में कास्ट वाली हिरार्की नहीं होती। सीधी सी बात है कि रेवड़ी कह करके आप उनका अपमान कर रहे हैं, मैं कतई नहीं मानता, बल्कि हमारी पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजें हों जिसमें अधिकार सम्मत चीजें लोगों के पास पहुंचे, तो राजनीति ज्यादा इंद्रधनुषी होगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि चुनाव के दौरान जहां एक और पलायन की बात हो रही है, जॉब्स की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, दवाई की बात हो रही है, आपका एक नारा भी है, वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े नेता जो एनडीए के हैं यूपी से आ रहे हैं और सीएम आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आ रहे हैं, लालू जी के रथ यात्रा रोकने की बात हो रही है। एक नई बिटिया आई हैं मैथिली ठाकुर, वो लड़ रही हैं, वो अलीनगर का नाम सीतानगर करने की बात कर रही हैं। तो क्या ये नैरेटिव जो है ये बिहार में काम करेगा? देखिए, ये कई और जगह करता है। मैं बता रहा हूँ, ये नैरेटिव देश के लिए खतरनाक है। चुनाव जो भी हो, इस देश को बना के क्या रख दिया हमने। कोई नौकरी पे बात नहीं करता, कोई अधिकारों पे बात नहीं करता, बेहतर स्वास्थ्य और निवेश पे बात नहीं करता। लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट होता है नाम बदल दो। आपने नाम बदल दिया, नाम बदल देंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? अलीनगर को नाम नहीं, काम चाहिए। ये जो लोग काम छोड़ करके नाम के पीछे पड़े हैं ना, चाहे कोई भी जगह हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, लेकिन अब यही सब करके लोग ओहदेदार बनते जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे पहुंचते जाते हैं। अब यूपी वाले हमारे सीएम साहब आए थे, कायदे से उनको कहना चाहिए था कि तेजस्वी ने सरकारी नौकरी के बारे में ये बात कही है तो मेरा मॉडल उससे बेहतर है। तेजस्वी जी ने पलायन रोकने के बारे में ये बात कही है तो मेरा मॉडल उससे बेहतर है। सामाजिक सुरक्षा के लिए मेरा मॉडल उससे बेहतर है। क्या बोला उन्होंने? टप्पू अपू गप्पू। वी डोंट सिट हियर टू लिसन टू ऑल दिस काइंड ऑफ क्रैप्स। कर क्या रहे हैं आप? बिहार को यही चाहिए, बिहार को साफ सुथरा। देखिए, बिहार मूलतः समाजवादी प्रवृत्ति का राज्य रहा है, शुरुआत से एक धारा रही है। उस धारा को लोग नहीं समझते हैं। यहाँ आकर के वही कब्रिस्तान, शमशान, हमारे यहाँ के भी एक मंत्री साहब हैं, उनका डिपार्टमेंट ही यही है, हिंदू मुसलमान झटका हलाल, इसी में। लेकिन आपने एक बड़ा रोचक कहा, आपने कहा कि उनको आजकल कंपटीशन मिल रहा है कई लोगों से। किससे कंपटीशन मिल रहा है? अभी तो वही हमारे बहुत मैं जानता हूँ, उनके पिता को ज्यादा बेहतर जानता था, हुकुमदेव बाबू सांसद रहे हैं बीजेपी के, लेकिन मूलतः समाजवादी है। वो कभी वो जुबान नहीं बोलेंगे जो उनके बेटे बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि ये इस जुबान पे प्रीमियम मिलता है। तो आप कह रहे हैं कि ये गिरिराज जी को चुनौती दे रहे हैं? नहीं, मैं कह उनकी राजनीति खतरे में? नहीं, गिरिराज जी को कंपटीशन बहुत मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी में लोगों को पता चल गया कि काम धाम करो ना करो, सुबह उठ करके हिंदू मुसलमान कर दो, इंडिया पाकिस्तान कर दो, और माइक्रो लेवल पे जाओ, बोलो झटका खाओ, हलाल छोड़ दो। तो ये चीजें जब इसके लिए तालियां अगर 10% लोग भी बजाने लगते हैं तो देश पीछे जाता है। ये हकीकत हम आज नहीं समझ रहे हैं, कल रोते रोते समझेंगे। कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई, तेजस्वी जी ने एक जगह बयान दिया जो सामने आया। अब उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब के साथ गठबंधन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एक्सट्रीमिज्म के लिए जगह नहीं थी। इसके बाद ओवैसी साहब की बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है और वो जो है रसूल की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर रसूल को फॉलो करना गलत है तो हाँ मैं एक बात कह रहा हूँ,
रसूल को फॉलो करने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़ा कोई नहीं हुआ। तेजस्वी जी जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे, उनका उद्देश्य था कि हम अतिवाद और अतिरेक से लड़ रहे हैं, इस देश में लड़ रहे हैं। अभी मैंने भी आपसे कहा, अगर हमको हिंदू समुदाय में जुबान चाहिए पुरानी, वो तो कौन सी चाहिए? गांधी की, नेहरू की, सरदार पटेल वाली जुबान। और हमारे अपने मुस्लिम भाइयों बहनों में भी हमें कौन सी जुबान चाहिए? मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल अंसारी। ये देश एक ऐसे क्रिटिकल मोड़ पे है जहां अतिवाद हमें लील रहा है, हमें खत्म कर रहा है। बैरिस्टर साहब की पॉलिटिक्स से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अतिवाद और अतिरेक से दिक्कत है। और उस अतिवाद और अतिरेक, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन वही होता है जिसका आपने जिक्र किया कि एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पोस्चर, उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने अपनी बात कही और मैं समझता हूँ वही है। लेकिन एक क्या ये माना जाए, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा 5 सीटें उनकी आई, वो अलग बात है कि बाद में ज़्यादातर जो एमएलए थे वो राजद में शामिल हो गए। ओवैसी साहब हों, प्रशांत किशोर हों, वो महागठबंधन के वोट बैंक को हर्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, छीनने का प्रयास करते हैं। ये सच नहीं? देखिए, कोई भी पार्टी जब चुनाव में आएगी, चाहे हम चाहें ना चाहें, वो उनकी मर्जी है। कई लोग दूसरों का स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं। ये दोनों दूसरे का स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। ये आपको इन्फ्रेंस आपके ऑडियंस ड्रॉ करेगी। मैं ये कह रहा हूं कि कई दफा आप देखती हैं कि एक खास किस्म की बातचीत ही होनी चाहिए, विकास पे नहीं होनी चाहिए, नौकरी पे नहीं होनी चाहिए, पलायन पे नहीं होनी चाहिए। क्या बात होनी चाहिए? ये इमोटिव चीजें जो अननेसेसरी पैशन को जन्म दे रही है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक तरफ गांधी और एक तरफ आजाद वाली जुबान चाहिए। वही इस देश का भविष्य है। हमने बहुत कुछ गवा दिया है, गांव गली सड़क भटके रह गई है। आप अभी पूछ रही थी ना, एक नई कैंडिडेट आई है, कोई काम के बजाय पहले कह रहे हैं इसका नाम सीतानगर करेंगे। अरे सारे शहरों के नाम बदल दो, लेकिन गारंटी दो कि अगली बार जब आओ तो उन शहरों में जो रोजमर्रा की दिक्कतें वो खत्म हो, वहाँ के युवाओं की दिक्कतें खत्म हो, वहाँ की माँ बहनों की दिक्कतें खत्म हो। राजनीति इन मुद्दों पे होनी चाहिए, ना कि जिन मुद्दों पे ये ले जाने की कोशिश कर। जी, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो परिवार होते हैं उनके अंदर जो कला जब ग्राउंड पर पहुंच जाती है तो नुकसान करते हैं वो बहुत। जो एक अंतर कला दिखाई दी है आज राजद के परिवार में, कल देखा हमने तेजस्वी जी जो है महुआ पहुंचे, उसके बाद तेज प्रताप जी ने ऐलान कर दिया कि अब हम भी जाएंगे राघोपुर। ये कहीं ना कहीं नुकसान नहीं कर रहा है? सीधे बात की, ये नुकसान नफा नुकसान का आकलन आप इन चुनाव के वक्त, जब संभवतः परसों के फेज में ही चुनाव है, अब उसको उसके बाद के लिए रखा जाए, ये सारी चीजें उस पर पटाक्षेप है। जी, फिलहाल जैसे आपने बोला पलायन का मुद्दा है, जॉब्स का मुद्दा है, और तमाम आपने बोला कि भाई रेवड़ी कल्चर जो है, दूसरे ही कह रहे हैं हम लोग जो हैं इसे एक सोशलिस्ट फ्रेमवर्क में एक गरीबों का एक हिस्सा मानते हैं। लेकिन जो गरीब है उस तक पहुंचने के लिए भी कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ रही है। हमने देखा राहुल जी, मुकेश सहनी जी मिलकर फिशिंग करने पहुंच जाते हैं, मछली पकड़ने चले जाते हैं। उस मल्ला समुदाय पर नजर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मल्ला समुदाय भी एनडीए के पक्ष में चला गया था। तो तालाब में क्यों नहीं कूद गए मोदी जी, अमित शाह जी? साथ कूद जाते दोनों, कितना अच्छा होता, कंपटीशन होता। राहुल जी, मुकेश जी बनाम मोदी जी, अमित शाह जी। ना होते तो गठबंधन के सब एक एक नेता को लेकर के एक दिन यही कर लेते। हर चीज को देखने का एक नजरिया होना चाहिए। हर आदमी के राजनीति करने का, संदेश देने का तरीका अलग होता है। अभी बता रहे थे ना कि मखाना में जाता हूं तो अब प्रधानमंत्री जी इतना फोटो खिंचवाते हैं, मखाना वाला फोटो मैंने नहीं देखा विदेश में कहीं। उनके हर मतलब, तो वहां भी हम सवाल करें तो मैं समझता हूं गंभीर विषयों पे बात किया जाए और हर पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के बात करे। डिप्टी सीएम की बात हुई है, बहुत साफ तौर पर पहले मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम घोषित किया गया, उसके बाद तेजस्वी जी ने ये बात साफ की कि 2 और कम से कम डिप्टी सीएम हो सकते हैं, दलित और माइनॉरिटी से भी होंगे। क्या लगता है कि डिप्टी सीएम जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, उससे तबका जो है उसको रिझा पाएंगे? नहीं, मैं एक बात आपको कहता हूँ जी। तेजस्वी जी ने
अलग से कहने से पूर्व भी अगर आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो 23 तारीख को हुई थी जी। अक्टूबर के महीने में, उसमें स्पष्ट किया गया था कि अन्य सामाजिक समूहों से भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ। डिप्टी सीएम तरह की चीजों में जब आप किसी समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलता है, मुसलमान हो, दलित हो, अत्यंत पिछड़ा हो, तो वो एक ट्रैक्शन जनरेट करता है जो सदियों से उस तरह की भागीदारी जिनकी नहीं रही, वो भागीदारी होना उसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। जी, आपने 23 अक्टूबर की बात की। 23 अक्टूबर के बाद से तमाम तरीके से एनडीए आप पर हमलावर हुआ। क्यों? क्योंकि पोस्टर गायब थे राहुल जी के। क्या उसने भी ये गलत संदेश नहीं दिया? मैं समझता हूं कि आप सवाल अपने लेके आई हैं या बीजेपी के दफ्तर से लेके आई हैं? मैंने तो इतने कड़े सवाल बीजेपी वालों से पूछे ना कि मैं वहां से भी गालियां खा रही हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। वो मुझे कहते हैं बस लास्ट क्वेश्चन। नहीं, मैं तो इसका मतलब मैं बड़ी अच्छी पत्रकार हूँ। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने 3 सवाल में ये कहा बीजेपी वाले ऐसा कहता। मैं चाहूंगा कि शिखा क्या कहती है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि आप क्या कहती हैं। मैंने तो शुरुआत में ही आपसे पूछा। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं तंज नहीं कर रहा था, कतई मेरी मंशा वो नहीं थी। मेरा ये कहना था कि बड़ी चिंता है आपको कि हमारे पोस्टर्स की, कि कौन उस पोस्टर पे है कौन नहीं है। हर पोस्टर उस दिन के इवेंट के संदर्भ में होता है, राइट? उस दिन तय होना था संभवतः, जो मेरी समझ है, कि हमारा सीएम का फेस ये होगा। तो उस दिन आपको क्या था, सिंबल सारी पॉलिटिकल पार्टीज के थे। और अगर बीजेपी के थिंक टैंक की पूरी चिंता हमारी तस्वीरों को लेकर के है, तो मैं और भी पोस्टर भिजवा देता हूं, उसकी कंटेंट एनालिसिस करते रहे। 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपको के बारे में 26 नहीं था, शायद 20 ही था। चलिए 20 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक। उसमें राजद के जितने भी बड़े नेता हैं उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि भाई अपमान है कहीं ना कहीं नीतीश जी का, और नीतीश जी बोले नहीं, वहां से चले गए, उसके पीछे पीछे 5 पांडव भी निकल गए। क्या एक संदेश गया है? ये 5 पांडव कौन बोलता है इनको? ये खुद ही बोल रहे हैं। हाँ, खुद बोल रहे हैं, तो ये बोलिए। वो कहते हैं 5 पांडव आप जब बोलती हैं तो लगता है कि आप कह रही हैं 5 पांडव। वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, आप जोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं। हाँ, पांडव बनने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। सिर्फ सेल्फ डिक्लेयर्ड होने से, जैसे अब अमित शाह जी को बहुत लोग चाणक्य बोल देते हैं, तो भैया चाणक्य अव्वल तो मैं जानता नहीं हूं कि इतिहास में क्या भूमिका थी, दूसरा ऐसे ही कुछ भी कहीं नहीं चला देना चाहिए पांडव चाणक्य वगैरह। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नीतीश जी के विरोध में ही ज्यादातर राजनीति की हमने जी। लेकिन नीतीश जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार बीते महीनों में हुआ है, उससे कहीं न कहीं उनका आधार समूह, समर्थक आधार समूह आहत हुआ है। नीतीश जी को लेकर के मैं देख रही हूँ, अब आप मुझ पे कर सकते हैं उस पे सवाल, लेकिन मैं देख रही हूँ कि नीतीश जी पे इस बार विपक्ष थोड़ा सा नर्म है, और अगर कहीं ना कहीं नीतीश जी पे अटैक हो रहा है, वो केवल इतना सा अटैक सीमित है कि नीतीश जी की हेल्थ एक चिंताजनक विषय है, लेकिन बहुत गंभीर अटैक नहीं दिख रहा। देखिए, क्या हम तो नीतीश जी के लिए सम्मान है? नहीं, हमको ये बताइए, हमारे नेता ने या हमने कभी प्रधानमंत्री जी पे व्यक्तिगत अटैक किया है? हम ये काम उनको छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री जी मेरे प्रधानमंत्री हैं, व्यक्तिगत अटैक नहीं करूंगा, नीतियों पे करूंगा, खुल के करूंगा, सदन के अंदर करूंगा, अखबार में लिख के करूंगा, सड़क पे करूंगा, लेकिन व्यक्तिगत नहीं करूंगा। और ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को भी यही चाहिए ना, व्यक्तिगत ना करें, नीतिगत बातें हो, नीतिगत अटैक कर दीजिए। नीतीश जी इस राज्य के सूबे के 20 साल मुख्यमंत्री रहे, उनकी कमियां भी हम उजागर कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्तिगत टिप्पणी उन पर, तेजस्वी जी अक्सर शुरू करते हैं अपनी बात तो कहते हैं मुझे उनकी चिंता भी होती है, और वो चिंता एक नोन आदमी के प्रति जो व्यवहार हो रहा है, जिसके साथ हमने काम किया, उसके प्रति वो चिंता होती है, और वो चिंता उनके आधार समूह में भी है। अब मैं आपको कह रहा हूं, वॉच आउट फॉर द डेवलपमेंट इन बिहार। अगर नीतीश जी आना चाहे, उनके साथ दोबारा काम करने के लिए तैयार? हमको ये बताइए, स्पेकुलेटिव क्वेश्चन, अब 14 नवंबर को नतीजे आ रहे हैं, संभवतः इन प्रश्नों की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
जी, तो ये थे मनोज झा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि स्पेकुलेशन के लिए अभी समय नहीं है, 14 नवंबर की डेट का इंतजार करिए। और वाकई में 14 नवंबर सब कुछ, सारे पत्ते खोल के रख देगा कि बिहार की जनता ने किसे चुना है। कीप वॉचिंग द हॉट माइक विद मी, शिखा सलारिया। विल कीप ब्रिंगिंग यू more faces, more leaders across party lines and ask them pointed questions on what do they have in store for the people of Bihar, the future of Bihar. Stay tuned and keep watching the hot mic.